बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान साहब ने घड़ी और दीगर तोहफ़े तोहफ़ों में दिए थे, जो तोशा खाना से इमरान खान साहब ने जो मतलूबा रकम होती है वो निकलवा के आगे बेच दिए। अब हमने देखा कि कल जो जिनको बेचे थे तोहफ़े वो मंजर आम पर आए और ये वो कीमती घड़ी है जो लिमिटेड एडिशन है, जिसमें खाना काबा की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ग्राफ कंपनी की जानिब से ये तैयार करदा है और लिमिटेड एडिशन है। मेरे ख़्याल में सिर्फ खान साहब के लिए स्पेशली तौर पे बनाई गई थी और ग़ालिबन एक जो है वो सऊदी वली अहद के पास मौजूद है। ये बेची गई और उमर फ़ारूक ज़हूर साहब वो मंजर आम पर आए और निजी टेलीविज़न से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2019 में शहजाद अकबर साहब जो उस वक़्त के मुशीर थे प्राइम मिनिस्टर साहब के एहतसाब के, उन्होंने रब्ता किया और उन्होंने कहा कि अगर वो इसमें इंटरेस्टेड हैं ख़रीद में तो वो फिर सौदा जो है वो $20 लाख में तय हुआ। और उन्होंने कहा कि फ़रा खान साहिबा अलमारूफ फ़रा गोगी साहिबा उनको ये रकम दी गई। उसके बाद से इस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, बात हो रही है। ख़ुद खान साहब का बड़ा सख्त रद्द अमल आया और इमरान खान साहब ने कहा कि वो जो उमर फ़ारूक ज़हूर साहब हैं, एक तो अव्वल इनको बेची नहीं, लेकिन उन्होंने इनको मुख्तलिफ़ अलक़ाबात से नवाजा और कहा कि इनके ख़िलाफ़ और एक निजी टेलीविज़न चैनल जिस प्रोग्राम में ये आए थे उनके ख़िलाफ़ वो पाकिस्तान, दुबई और बरतानिया में मुकदमा चलाएंगे। और उन्होंने कहा कि हत्तक इज़्ज़त का मुकदमा दायर किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से भी रद्द अमल आया और मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो वज़ीर इत्तलात व नशरियात है, उन्होंने कहा कि खान साहब ऐलानात के बजाय आप इस पर अमल करें और अदालत जाएँ। ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफ़ा, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि एक्चुअली खान साहब का प्लॉय ये है कि वो शोर मचा के जो करप्शन की है उन्होंने उसको दबाना चाहते हैं। तो इस इशू पे बड़ी हाहाकार मची हुई है पूरे मीडिया में, सियासी हलकों में। हम इस हवाले से ज़रा गुफ्तगू करेंगे क्योंकि खान साहब आपके इल्म में होगा कि 21 अक्टूबर को जब उनको नाअहल किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, तो वो तोशा खाना केस में नाअहल किया था और उसमें जो चार्ज लगा वो करप्ट प्रैक्टिसेस का था। और ये तोहफ़े जिसके में जो बताया जाता है जिसकी मालियत अरब से ज़ायद की है, इसको जिस तरह ख़रीदा किया और जो $20 लाख की बेची गई। ख़ुद PTI के जो तर्जुमान है फवाद चौधरी साहब जो साबिक वज़ीर इत्तलात व नशरियात है, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट भी किया कि ये जो है वो 2 करोड़ रुपए दे के घड़ी ली गई थी, जो रूल है तोशा खाना से। और आगे उन्होंने कहा 5 करोड़ 70 लाख की बेची। बारकेफ इस मामले पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ हम इस बात का भी ज़रूर अहाता करेंगे, बल्कि अफसोस का इज़हार करेंगे जो आज खैबर पख्तूनख्वा लकी मरबत इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ। 6 पुलिस एहलकार जो हैं जो रूटीन की अपनी मोबाइल पुलिस वैन में गश्त कर रहे थे, उनको दहशतगर्दों ने जान से मार दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन शहीद कर दिया गया और इनकी तदफीन कर दी गई। हमारी इज़हार यकजहती, हमारी जानिब से इज़हार यकजहती इनकी फैमिलीज़ के साथ। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे और जो ये पुरतशद्दद कार्रवाइयों के मुर्तकब अफराद हैं इनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाना जाना चाहिए। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हम कमर ज़मान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप वज़ीर आज़म के मुशीर हैं बराए कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान, उनका बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, और जस्टिस डॉक्टर शाखावर साहब मौजूद हैं, उनका भी वेलकम। मैं कायरा साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कायरा साहब कि आपकी इजाज़त से ज़रा अपने व्यूअर्स के सामने रखता हूँ कि जो उमर फ़ारूक ज़हूर साहब की ज़बानी जो उन्होंने गुफ्तगू की इंडिपेंडेंट उर्दू से, उस पर उन्होंने क्या बात की, ज़रा मैं उनके सामने रखना चाह रहा हूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ। ज़रा सुनाइएगा जी उमर फ़ारूक ज़हूर साहब को। ये घड़ी जो है ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मिली थी सऊदी क्राउन प्रिंस से। ये सब्सिक्वेंटली घड़ी फिर इन्होंने तोशा खाना में जमा करा दी और वहाँ से बाई बैक करके ये दुबई ले आए और दुबई में फिर मैंने इनसे ये घड़ी ख़रीदी। ये जी मैंने $2 मिलियन में ख़रीदी थी। मुझे जी शहजाद अकबर साहब ने कॉल किया, उनको मैं जानता था कोई थ्रू कॉमन फ्रेंड्स। मुझे उनकी कॉल आई 2019 कोई अप्रैल में कि हमारे पास एक बड़ा अच्छा मास्टरपीस है, पूरा सेट है घड़ी का और वो अगर आप चाहें तो हम आपको भिजवाते हैं और आप देख लेना। उन्होंने कहा जी कि आपसे जो है फ़रा गोगी रब्ता करेंगी और जब दुबई पहुंचेंगी तो आप ज़रा अगर हो सके तो ज़रूर उनसे मिल लेना और देखना, अगर आपको पसंद हो तो आप ख़रीद लेना। मैंने इनसे नेगोशिएट किया तो इन्होंने $2 मिलियन पे मेरे साथ सेटल किया। उन्होंने कहा कि जी हमें पैसे कैश चाहिए यहीं दुबई में, तो मैंने इनको एग्री करके अगले दिन कैश विड्रॉ करके इनको पैसे हवाले किए। उनका कोई पाकिस्तान पैसे लेके जाने का इंटरेस्ट नहीं था, पैसे उनको यहीं चाहिए थे, दुबई में चाहिए थे। जी उमर फ़ारूक ज़हूर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। कमर जमान कह रहे थे सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मैं आपसे जानना चाहूँगा, खान साहब का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है और उन्होंने कहा है कि ये जो शख्स हैं, ये इनकी शोहरत अच्छी नहीं, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, और उनके खिलाफ एक मीडिया वेरिफिकेशन कैंपेन चलाई जा रही है और वो पाकिस्तान, दुबई और इंग्लिस्तान की अदालतों में मुकदमे का उन्होंने ऐलान किया है, इस शख्स के खिलाफ भी और टेलीविजन चैनल और एंकर के खिलाफ भी। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, वो ये भी कहते हैं कि तोशा खाना से तो साबिक वज़ीर आज़म ने बहुत सी चीजें ली, जरदारी साहब का कहते हैं, नवाज शरीफ साहब का कहते हैं, और सबकी हियरिंग होनी चाहिए, उनको निशाना बनाया जा रहा है, वो ये एक बात कह रहे हैं। तो कैर साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? गुजारिश है जी के जहां तक उस शख्स के किरदार का ताल्लुक है, मैं नहीं जानता वो क्या है जिसने खरीदारी की है, जो क्लेमेंट है खरीदारी का। अभी तक तो क्लेमेंट है ना जी। जी। और वो उसके चीजें उससे इन पोजीशन भी है, उसके पास भी है, और वो कह रहा है कि अगर किसी जगह जरूरत पेश आएगी तो मैं उसकी सबूत भी पेश कर दूंगा। और खान साहब ने उसको चैलेंज भी कर दिया है कि वो उसको दुबई में और उसको बरतानिया में चैलेंज करेंगे। दुबई में उस शख्स को और बरतानिया में पाकिस्तान के उस चैनल और एंकर को जिसके ऊपर ये प्रोग्राम हुआ, यानी जियो को। और आप तो सहाफती अदाब के क्या कर रहे हैं ना, मैं तो खुल के बात करूंगा। जी जी। और जियो को और शाहजेब खान साहब को, जियो और शाहजेब खानजादा का मैं तो वकील नहीं हूँ जी, मैं उनका स्पोक्स पर्सन भी नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान की सहाफत में बड़े नाम है, बहुत मोतबर नाम है। शाहजेब भी एक बड़ा नाम है पाकिस्तान की सहाफत का, और यकीनन उसको अपनी इज्जत का, अपने प्रोफेशन के अंदर, अपने वकार का, आपका एक बड़ा नाम है माशाल्लाह, आपने बड़ी मेहनत से अपनी जगह बनाई है। आप हमेशा बात करने से पहले कोई भी हुकूमत, आप हुकूमत के एक चैनल पे काम करते हैं सर, लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट भी कहे कि आप कोई गलत स्टोरी उसके ऊपर बहस करें तो आप नौकरी छोड़ देंगे, आप अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं छोड़ेंगे। ठीक। इसी तरह मैं समझता हूं कि शाहजेब जो है उसका जो इस वक्त लेवल है, वो कभी भी किसी विलिफिकेशन कैंपेन का हिस्सा बनते हुए इंटेंशनली, ये मेरी राय है, मुझे मैं इसके बारे में खबर नहीं रखता। और जहां तक मीर साहब का ताल्लुक है, मीर साहब के खिलाफ खान साहब बहुत कुछ करते रहे, लेकिन आज भी अगर गौर करें तो इमरान खान की अगर कोई कंप्लेन आती है, अगर कोई उसके बारे में कोई खबर आती है, उसको तकरीर आती है, तो उसको भी पूरी तरह चलाते हैं। जी। जहां तक ताल्लुक यह है कि जी वो बंदा बुरा है, अच्छा है, क्या है, सवाल ये है कि वो बंदा जो कह रहा है खान साहब, उसके कंटेंट का इनकार कर, उसके किरदार के ऊपर बहस हो रही है, ये इररिलेवेंट बहस है जी कि ना। अनवार, मैं और आप तो नहीं खरीद सकेंगे ना ये घड़ियां, ये इस तरह की चीजें। जी। जी। ये तो कोई अरबपतियों का काम है ना, उनके पास पैसे, अरबपतियों के पास। सारे लोग बुरे नहीं होते, लेकिन अक्सर अरबपति जो है वो 2 नंबरी दौलत के जरिए अरबपति बन जाते हैं और इस तरह के शौक पूरे करते हैं। मुझे नहीं, मैं किसी को ऐसे ही कंडेम नहीं करना चाहता। तो उस शख्स ने घड़ी खरीदी या उसका पूरा सेट खरीदा है। अब अर्ज यह है कि खान साहब ने जो उसका जवाब दिया है या उनकी टीम ने जो जवाब दिया है वो बहुत बोधा है। क्या कहा गया कि हमने ये जो गिफ्ट थे, इनकी जो कीमत तयन कराई है जी। ये हमने इस्लामाबाद के किसी घड़ी साज से कराई। यहाँ पे घड़ियों की कोई दुकान है, कोई घड़ी साज है जिससे उन्होंने कीमत का तयन कराया। अनवार, ये एक अरबों रुपए का तोहफा है जी। इंतहाई कीमती है। दुनिया के अमीर तरीन बादशाहों के लिए अकेला पीस बनाया गया है एक। जी। इसकी कीमत का तयन किसी इस्लामाबाद के घड़ी साज से हुआ है। ये कोई शेल्फ आइटम तो है नहीं जिसकी कीमत का तयन उसकी प्राइस टैग देके किया जाए या उसकी नेट के ऊपर कीमत निकाली जाए। वो शख्स कह रहा है कि मैंने इस घड़ी की जो ब्रांड है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसका जो ऑथराइज्ड एजेंट है दुबई में, मैंने उससे उसकी कीमत पता कराई। उसने मुझे कहा कि इसकी कोई कीमत नहीं है, आपको इससे 10-12 मिलियन डॉलर भी मिल सकते हैं। जब मैंने ये पूछा कि मुझे इस पर एडवाइस करें, पहले वेरीफाई करेंगे ये असल है, और उसके बाद उन्होंने कहा अगर आपको मिलती है तो आप 5-6 मिलियन में ले लें तो ये फेयर डील है। उसके बाद उसने 2 मिलियन डॉलर में ले ली। तो मैं पंजाबी में, वो हमारे यहाँ गिनते हैं, कहा जाता है कि चोरों के कपड़े और डांगों के गज, चोरों के कपड़े तो डांगा के गज। चोरी का माल हो तो उसको इसी तरह दिले बेदर्द की तरह उसको बेच दिया जाता है।
अब सवाल यह है कि वो पैसा जो तकरीबन अगर वो $2 मिलियन भी है तो वो कोई 38 करोड़ रुपया बनता है उस दिन के कन्वर्जन रेट के मुताबिक। जी वो पैसा खान साहब ने पाकिस्तान में कहाँ लाए, कैसे लाए? वो कह रहे हैं मैंने बेचा ही नहीं है, मैंने तो पाकिस्तान में बेचा है। जी अच्छा चले, वो जब कोर्ट में केस लेके जाएंगे, मेरी बात याद रखिएगा, ये नहीं लेके जाएंगे। अगर कोर्ट में केस लेके जाएंगे तो फिर इसकी और बात वाजे हो जाएगी। और मेरा ख्याल ये है, आज मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान से बड़े अदब से गुजारिश की है कि उनको फवाद चौधरी जो कि एक वकील भी हैं, चीफ जस्टिस साहब बेंच से हैं, वो बाहर से हैं, बेंच और बाहर का बड़ा आपस में कुर्बत का रिश्ता है, तो उनके ऊपर सवाल उठाया है उन्होंने भी और इमरान खान साहब ने। मैं तो जब मैंने बात की उस वक्त सिर्फ फवाद की बात हुई थी, अब तो खान साहब ने भी कह दिया है जी कि पाकिस्तान की अदालतों पे एतबार नहीं है, लिहाजा बरतानिया की अदालतों में जाएंगे। तो यही अदालतें थी, यही सुप्रीम कोर्ट थी जिससे उनको सादिक और अमीन का एक जज साहब ने बैठ के खिताब दिया था, तो वो इस सुप्रीम कोर्ट के किरदार की तारीफें करते नहीं थकते थे। लेकिन अब तो चीफ जस्टिस साहब को हद अदब, लेकिन उनको बिल्कुल अपनी इज्जत के लिए, अपने इदारे की इज्जत के लिए, इस मुल्क की इज्जत के लिए उठने वाले इन सवालों का जवाब देना चाहिए। और अगर वो नहीं देंगे तो ये हमारे सबके लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। ठीक। हाँ, अगर इमरान खान साहब केस नहीं करते तो इस केस को किसी भी तरह सुना जाना चाहिए ताकि इसके असल हकायक सामने आ जाए। अब आ जाइए, अगर उन्होंने पाकिस्तान में ही उस घड़ी साज से सुपर मार्केट के अंदर किसी घड़ी साज का जिक्र कर रहे हैं, जी 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 उससे कीमत का पता किया तो अनवार को कह रहे हैं कि मुझे पता चला कि इसकी कीमत असेसमेंट कराएगी तो 10 करोड़ आई, हमने 2 करोड़ जमा करा दिया और 5 करोड़ में बेच दिया। जी 5 करोड़ 70 लाख में बेच दी। अब जरा गौर करो, अगर आपको ये पता चले कि एक नादर चीज है जिसको एक घड़ी साज ने 10 करोड़ का कहा है, तो आप उसके क्या आधी कीमत पे या चौथे हिस्से की कीमत पे बेच दोगे? वो 10%, 15%, 20% प्लीज छोड़ दें, क्योंकि 14 के कपड़े थे, डांगा थे गज, तो फिर तो बात समझ आती है। लेकिन ये कुछ समझ आती है बात? चले ऐसा ही होगा, फर्ज करें अभी फिलहाल आर्गूमेंट से एक मान ले, तो फिर खान साहब ने जब वो इनके किसी शख्स से वो बेचा तो खान साहब ने जो 2 करोड़ रुपया तोशा खाना में जमा कराया था जी उसका उनके पास कोई सबूत होगा कि उनके अपने कैश फ्लो में इतना पैसा मौजूद है? और अगर नहीं है तो उन्होंने किसी से उधार लिया होगा, ले सकते हैं, किसी दोस्त से, किसी जानने वाले से, किसी बहन भाई से। लेकिन पाकिस्तान के कानून में उधार लेने का भी एक तरीका है और वो आप थ्रू क्रॉस चेक लेते हैं, अपने रिटर्न्स में जाहिर करते हैं। वो इलेक्शन कमीशन की रिटर्न हो तब भी, वो इनकम टैक्स की रिटर्न हो तब भी, वेल्थ टैक्स रिटर्न हो तब भी ठीक। आप जाहिर करते हैं कि आपके एसेट्स क्या है और लाइबिलिटीज क्या है। वो लाइबिलिटी के खाने में जाहिर होगा क्या खान साहब ने वो जाहिर किया, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और अगर उन्होंने वो लाइबिलिटी वापस की तो वो किस चेक के जरिए वापस की? ये बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब खान साहब को देना पड़ेगा। वो तो ये तारा साहब मैं जानना चाहूंगा, आपने बड़े अहम सवाल उठाए, क्या हुकूमत इससे अब आगे बढ़कर कोई केस इनिशिएट करेगी, आगे बढ़ेगी इन कानूनी नुकात पे जो आप उठा रहे हैं? मुझे नहीं पता हुकूमत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, लेकिन ये केस तो खुद बढ़ गया ना। खान साहब खुद जा रहे हैं, नहीं तो कोई आप जैसा दोस्त चला जाएगा, मैं चला जाऊंगा। मुझसे मुराद ये है कि कोई पाकिस्तान का शहरी चला जाएगा और इस केस को हतमी मंजिल पे जाना होगा। खान साहब को बताना होगा कि उन्होंने फर्ज करें 5 करोड़ में थी, 5 करोड़ 70 लाख में या 60 लाख में बेची, तो जिस शख्स ने उनसे खरीदी उसने उनको रसीद दी होगी, उसने उनसे पाकिस्तान के कानून के मुताबिक एडवांस कोई टैक्स डिडक्ट किया होगा, वो टैक्स खजाने में जमा हुआ होगा। जी वो फवाद साहब कह रहे थे कैपिटल गेन टैक्स वगैरह जमा कराया, सारी रसीदियां हमारे पास हैं। सुने 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 जी 2 काम है। जिस साल आपने ये एसेट खरीदा उस साल के अंदर इलेक्शन रिटर्न में, इलेक्शन कमीशन को दी जाने वाली रिटर्न में आपने अब ये जाहिर करना था कि ये मैंने उधार पैसे लिए, ये मेरी लाइबिलिटी है, इस लाइबिलिटी से मैंने एक एसेट क्रिएट किया है जो ये चीजें हैं, और उसकी अंदाजन कीमत मार्केट में 10 करोड़ बताई जा रही है। ये आपने इलेक्शन कमीशन की रिटर्न में जो हर महीने को जाहिर करनी पड़ती है उसमें जाहिर करना था। ठीक। उसके बाद तोशाखाना का जब केस चला तो ये साल डेढ़ तो गवर्नमेंट बताती रही थी कि तोशाखाना का रिकॉर्ड क्या है, और
और ये जवाब था कि जी ये बता नहीं सकते, दोस्त मुल्क का ताल्लुक है, अगर उसका नाम लिया गया तो ताल्लुक खराब हो जाएंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे इनको देना पड़ा। और उसके बाद 2 साल के बाद अगर अलग जो एक होती है आपकी वेल्थ टैक्स रिटर्न विद द इलेक्शन, जो फाइनलिटी होती है जो चेंज नहीं होती, एक होती है इनकम टैक्स रिटर्न। जी इनकम टैक्स के अंदर जिसमें आप कैपिटल गेन भी देते हैं, बाकी चीजें भी, वो आप सब्सिक्वेंट ईयर्स में उसको जाहिर करके, अपनी इनकम जाहिर करके उसके ऊपर टैक्स जमा करा दें, क्योंकि आपको पता चल गया है कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है, मामला हाईलाइट हो गया है, जब जाहिर हुआ तो हमें इस एसेट का जिक्र करना होगा, इसको टैक्स देना होगा। ठीक है। अगर आपने वो 2020 में जाके जमा कराया है तो आप चोर है। ओके, इंपॉर्टेंट नुकता उठाया कार साहब टुवर्ड्स द एंड। सर ये बताएगा, वो अक्सर ये बात खान साहब करते हैं और वो कहते हैं साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब ने भी गाड़ी ली है, जो भी कानून है तोशाखाना का 20% पेमेंट दे के, अब वो कहते हैं अपने दौर में उन्होंने 50% कर दिया, और नवाज शरीफ साहब ने भी ली है। तो उनका ये भी नुकता है कि जब एक चीज़ कानूनी तौर पे मैंने ले ली और अगर मैंने बेच दी तो मेरी घड़ी मेरी मर्जी, उसको मैं अगर बेच दूं तो कानूनी तौर पे तो वो कहते हैं कि मैं आई वाज, मतलब कि कोई ऐसा इशू नहीं था। तो मैं जानना चाह रहा हूं, आप समझते हैं कि वो जो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की एग्जाम्पल देते हैं, गिलानी साहब का भी देते हैं, उसमें भी सर कोई इस हवाले से आप क्या कहेंगे उस हवाले से जो उनका आर्गूमेंट है कि उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए और पूछना चाहिए कि वो गाड़ियां कितने की थी, कितने की ली गई? अनवार, उससे एक बात याद रखिए, जहां तक उन गाड़ियों का ताल्लुक है जो जरदारी साहब ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने ली, ये बिल्कुल दुरुस्त है, उन्होंने ली और उसी कानून के तहत ली। और इमरान खान साहब के इन तोहफों को लेने पे किसी को एतराज नहीं है। ये किसी ने नहीं कहा कि उन्होंने इलीगली लिए, और ये भी किसी ने नहीं कहा कि उन्होंने इलीगल बेच दिए। हाँ, अनएथिकल काम जरूर है, गैर इखलाकी काम जरूर है तोहफे बेचना, जी गैर कानूनी नहीं है। आप मुझे एक तोहफा देते हो, मैं वो तोहफा बाजार में बेच देता हूँ और वो तोहफा घूम घुमा के आपके पास पहुंच जाता है, तो उसके बाद आप मेरी कितनी इज्जत करेंगे? और अगर एक तोहफा एक मुल्क देता है दूसरे मुल्क को, क्योंकि वो एक सरबराह ने दूसरे सरबराह को दिया, जी जी, और वो सरबराह अपना तोहफा बेच देता है और वो घूम घुमा के देने वाले के पास पहुंच जाता है, तो उसके बाद उस सरबराह का और उस मुल्क का वो कितना एहतराम करेगा, ये अलग बहस। लेकिन ये गैर कानूनी काम नहीं है, ये गैर इखलाकी है। सवाल खान साहब पे ये नहीं है, उन पे सवाल ये है कि उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। जरदारी साहब ने और मियां साहब ने वो गाड़ियां ली, जब उस हालत में उनको गाड़ियां दी गई थी, उस वक्त मुल्क में सिक्योरिटी की खौफनाक सूरत हाल थी, और उस सूरत हाल के पेश नजर तोहफा देने वालों ने उनको हिफाजत के लिए वो गाड़ियां दी। उन्होंने वो गाड़ियां पैसे दे के ले ली। आज भी वो गाड़ियां उनके जाती इस्तेमाल में है। वो गाड़ी मियां नवाज शरीफ साहब का खानदान इस्तेमाल नहीं करता। वो गाड़ियां जो जरदारी साहब ने ली थी, उनके अपने बच्चे भी इस्तेमाल नहीं करते, वो खुद इस्तेमाल करते हैं। और उनको तोहफा देने वाले को खुशी होगी कि जिस काम के लिए मैंने दी, उन्होंने संभाल के मेरा तोहफा रखा हुआ है। अगर आसिफ जरदारी साहब ने या मियां नवाज शरीफ साहब ने वो तोहफे जो उन्होंने लिए, वो उन्होंने अपनी वेल्थ टैक्स रिटर्न में जाहिर नहीं किए, तो फिर वो बिल्कुल खान साहब की बात दुरुस्त है, वो सवाल में आएंगे। लेकिन अगर उन्होंने वो रिटर्न में जाहिर कर दिए, उन्होंने बेचे नहीं, लिहाजा उन पर इनकम कोई नहीं हुई, उनका प्रॉफिट नहीं हुआ, लिहाजा टैक्स लायबल नहीं है, लेकिन डिक्लेरेशन लायबल है। और अगर डिक्लेयर्ड है और उनका सोर्स मौजूद है जिससे उन्होंने वो पैसे दिए थे, तो फिर उनसे ये सवाल नहीं आता। ये गर्द उड़ा के आप सीन उलझा नहीं सकते। ठीक, थैंक यू कार साहब, बहुत शुक्रिया। कमर जमान कार साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। सर आपकी इजाजत से जैसे शाखावर साहब से भी जरा लीगल इसका नुकता पूछे। जैसे शाखावर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर बहुत शुक्रिया, अव्वल से आपने कार साहब की गुफ्तगू सुनी। माजरत आपके पास देर से आ रहा हूँ। सर मुझे जरा कानूनी तौर पर बताइएगा, अता तारड़ साहब को मैं सुन रहा था, वो वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी, और उन्होंने कहा गवर्नमेंट जो है वो केस बनाने जा रही है, क्रिमिनल के हवाले से, इसमें क्रिमिनलिटी का एलिमेंट भी है। तो मैं जानना चाहूँगा कि वो कौन से नुकात है जिसपे गवर्नमेंट फॉरवर्ड हो सकती है। ये जो खान साहब के हवाले से दुबई से उमर फारूक साहब कह रहे हैं कि उन्होंने ये $20 लाख की घड़ी खरीदी है और उसके सोल बेनिफिशरी खान साहब हैं। जी सैयद अनवारुल हसन साहब, मैंने बड़े गौर से सुना है, कमर जमान कायरा साहब ने बड़ी रोशनी डाली उस पर। जी, मैं इन तमाम गुफ्तगू सुनने के साथ साथ एक चीज जो है वो सोच रहा था, मेरे ज़हन में एक बात आ रही थी। जी, जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो कानूनी होती हैं, कुछ गैर कानूनी होती हैं। एक तीसरी चीज होती है, वो होती है गैर मुनासिब। तो मैं ये सोच पे पड़ा हुआ हूँ कि ये बात एडमिटेड है
आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से भी, मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी, इमरान खान साहब की तरफ से भी, कि हमने तोशा खाना से जो है वो जो एक ज़ाब्ता की कार्रवाई पूरी करने के बाद वो जो 20% रकम है वो देने के बाद हमने खरीद ली थी। तो ठीक है, ये बिल्कुल गैर कानूनी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये गैर मुनासिब जरूर है। उसकी वजह ये है कि एक गैर मुल्की सरबराह या एक रियासत जी दूसरी रियासत के सरबराह को या हेड ऑफ द स्टेट को या हेड ऑफ द गवर्नमेंट को कुछ तोहफे तहाइफ देते हैं तो उसको जाना कहाँ चाहिए। अगर हम अब माजी की तरफ चले जाएं, अपने इस्लामी निज़ाम की तरफ चले जाएं, और जो नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो उन्होंने एक रियासत मदीना कायम की थी, उसमें एक जो है वो एक खजाना भी हुआ करता था जिसको उसका नाम जो है गालबन बैतुल माल था। तो जितनी भी आपको आमदन होती थी, तहाइफ मिलते थे, जंगों से जो माल आप जीता जाता था, वो आप बैतुल माल में जमा करते थे, और वो जिस चीज को दिया जाता था उसका एक एक चीज का हिसाब रखा जाता था। तो मैं तो एक बात हजम नहीं कर पा रहा कि हमारे हुक्मरान, जो मेरा ख्याल है कि साहिब हैसियत भी हैं, उस वक्त भी थे, उनको क्या जरूरत है कि वो जो है तोशा खाना से गाड़ियां जो है 20% रकम अदा करके खरीद लें, अपने इस्तेमाल में लाएं। उसको क्यों नहीं उन्होंने गवर्नमेंट के खजाने में रखा और उसको नीलाम करके उसकी जो बाजारी कीमत थी वो किसी फलाही काम में या किसी गुरबा या यतीम और ये जो बेवाओं जो के जो लाइबिलिटीज हैं, कोई हाउस बिल्डिंग का लोन लिया हुआ है किसी ने, उस पर क्यों नहीं खर्च की। तो मैं इस बात को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर सकता कि किसी ने भी सरबराह मुमलिकत ने अगर वो ये कहें कि हमने कानूनी तौर पर 20% देकर या अब मजीद 50% देकर भी जो है वो तोशा खाना से तहाइफ ले सकेंगे, मैं समझता हूँ कि इसकी तो बिल्कुल भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। जहां तक इसके कानूनी होने का ताल्लुक है, इस पे क्या दफा लगती है, आज अता तारड़ साहब भी है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हुकूमत के लोगों ने भी की, पीटीआई की तरफ से, खान साहब की तरफ से भी फवाद चौधरी साहब ने उस पर भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस पूरे ट्रांजैक्शन को डिनाई किया है। जबकि दूसरी तरफ आपने देखा कि जियो के प्रोग्राम में शाहजेब खानजादा साहब ने एक कल पूरा प्रोग्राम किया और उसमें वो जो मुबैना खरीदार है उन तहाइफ के, उन्होंने वो भी तशरीफ लाए और उन्होंने भी सारी चीजों के सबूत और उसको सच साबित करने की कोशिश की अपने मौकफ को, और उसके डाइवर्जेंट भी अब बातें आ रही हैं। तो ये तमाम चीजें तो तब ही साबित हो सकती है या नहीं साबित हो सकती जब तक इसकी प्रॉपर इंक्वायरी ना हो। अब देखना ये है कि जैसे अभी अता तारड़ साहब ने कहा कि हम इस पे कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो मुझे तो कोई जो पाकिस्तान पीनल कोड है या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें कोई ऐसी कानून की खिलाफ वर्जी या ऐसा जुर्म नजर नहीं आ रहा कि एक अगर तोशा खाना से अगर 20% जो है वो रकम देकर अगर चीज खरीदी गई है, तो अगर उसको डिक्लेयर नहीं किया गया टैक्स के गोशवारों में, तो वो तो ठीक है कि टैक्स के कवानीन जो है वो हरकत में आ जाएंगे। और दूसरा, अगर उसको इलेक्शन कमीशन में अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें भी अगर जिक्र नहीं किया, तो वो भी लॉ अपना कोर्स अडॉप्ट कर लेगा और वो किसी हद तक आ सकता है आप करप्ट प्रैक्टिसेस में, जिसका एक जो है तरीकाकार मौजूद है। उसके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी ताजीरात पाकिस्तान में कोई दफा है जो कि इन चीजों के ऊपर जो क्रिमिनलिटी के एलिमेंट आप पूछ रहे हैं वो इस पे जो है आयद होता हो। ज़रा मेरे साथ रहिएगा। मैं चाहूँगा कि राना अफजल साहब से भी माजरत के देर से आ रहे हैं, वो भी बड़े पेशेंटली बात सारी सुन रहे थे। सर, ये नुक्ता मैं जो उठाया है जस्टिस शाह खावर साहब ने कि नामुनासिब है शाह खाना से 20% देकर वो तहाइफ जो कि एक सरबराह मुमलिकत हमारे सरबराहान को देते हैं, वो फिर उसको ले लेना और उसको अपने इस्तेमाल में लेकर आना। एज ए पॉलिटिशियन, एज ए यंग पॉलिटिशियन, हाउ डू यू सी इट? आप समझते हैं कि ठीक है ये ऐसा होना चाहिए, जो एक प्रैक्टिस है कि आप 20% पेमेंट करें, आप सुना है कानून में इसको बढ़ा के 50% कर दी गई है, या ऐसा नहीं करना चाहिए, नामुनासिब, जैसे जस्टिस शाह खावर साहब का ओपिनियन है? देखिए, इसके ऊपर मुख्तलिफ राय आ सकती है। हो सकता है कि वज़ीर आज़म जो है इतना अफोर्डिंग ना हो
कि वो जो है वो बुलेट प्रूफ कार जो है वो 100% पेमेंट पे या 50% पेमेंट पे भी ख़रीद पाए। तो एक उसकी सर्विस है और उस सर्विस के अंदर अगर उसका एक सिक्योरिटी का रिस्क बन जाता है, तो अगर एक कानून बना हुआ है कि उसको एक ये रिलीफ है कि वो क्योंकि बाद में तो वो वज़ीर आज़म के तौर पे नहीं चलेगा, लेकिन जो उसने फ़राइज़ सरअंजाम दिए उस ड्यूटी के अंदर, तो उससे उसको कोई रिस्क जो है वो लाहक हो गए सिक्योरिटी के। तो अगर ये फैसिलिटी एक कानून के अंदर मौजूद है फिर तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, लेकिन इस पर डिबेट की जा सकती है, कोई इसको प्रो कहेगा, कोई कौन उसमें कहेगा, ये एक अलहदा डिबेटेबल इशू है, डिबेटेबल इशू है। इसके अंदर जो इसमें एक और पॉइंट जो ऐड करना चाहता हूँ, देखें अब एक आदमी क्लेम कर रहा है, वो क्लेम कर रहा है कि मैंने घड़ी खरीदी और वो घड़ी भी दिखा रहा है और वो बिलियनेयर आदमी है। अब दूसरी पार्टी कह रही है कि ये फेक है, ये फ्रॉडिया है, फ्रॉडिया कह रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक आदमी दुबई या यूएई की रियासत के अंदर जहां उसने इतना बड़ा क्लेम किया कि मैंने इनको कैश अरेंज करके दिया, आखिर उसने जब कैश निकाला होगा तो वो भी ट्रांजैक्शन उसके बैंक अकाउंट से जो है वो उसकी तस्दीक हो जाएगी, कि एक बिला वजह एक आदमी खड़ा होकर कह रहा है कि मैंने घड़ी खरीदी, झूठ बोल रहा है। तो ये भी बात नहीं बनती कि इस तरीके से पीटीआई वाले इसको टोटली रद्द कर रहे हैं। उसका बड़ा सिंपल हल वही है कि भैया आप बता दें आपने किसको बेची, उसका नाम ले लें और रसीदें दे दें और जो ट्रांजैक्शन है वो आपको दिखा दें। नंबर एक। देखें दूसरा इसमें जो पॉइंट आपने पूछा कि ये गैर कानूनी इसमें क्या बात है, देखें घड़ी की $12 मिलियन का वो कागज़ जो है वो ग्राफ्ट की घड़ी है, $12 मिलियन उसकी कीमत है, और कम से कम भी अगर उन्होंने कहा कि $6 मिलियन होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि ये 1 अरब से ऊपर की इसकी जो है वो वैल्यू थी या कीमत थी। अब यहाँ जो एवेल्यूएशन जिन्होंने की उन्होंने उसकी कीमत 8.5 या 9 करोड़ रुपए जो है वो लगा दी। तो ये बहुत बड़ा, ये तो एक अब आप 100% भी कर लें मिसाल के तौर के तोशा खाना में जो तोहफा भी आएगा वो 100% पे हम खरीदेंगे और उसकी वैल्यूएशन जो है आप 10वें हिस्से की करना शुरू कर दें, तो ये कौन सा ये आपने तो फिर कोई कानून नहीं है इसकी वैल्यूएशन करने का? तोशा खाना होगा कानून, देखिए अब उस पर तहकीक होगी, और कोई इदारा नहीं है उस पर तहकीक होगी कि वो जो कानून जो है वो जो वैल्यू, जो वैल्यूएशन जो है वो रूबरू उस कानून के मुताबिक लगी या उसमें भी लूप होल्स हैं। तो अगर उसमें कोई लूप होल्स नजर आ जाते हैं या उसमें कोई नजर आ जाता है कि मैल इंटेंशन थी या जान के उसकी कम कीमत लगाएगी, तो मैं समझता हूं कि ये यहां से ही जो है वो पकड़े जाएंगे। दूसरा देखें, जो क्लेमेंट है वो ये कह रहा है कि उसने कोई $2 मिलियन की खरीदी, $20 लाख, $2 मिलियन $20 लाख की खरीदी। तो $20 लाख जो 34-35 करोड़ रुपए बनते हैं, अब एक चीज आप खरीद रहे हैं 2 करोड़ में, 2 करोड़ में खरीद रहे हैं और बेच आप रहे हैं उसको 34-35 करोड़ में, तो फिर ये मुमकिन नहीं है ना, ये मैथ नहीं बनती। तो डेफिनेटली इसके अंदर जो है वो मसाइल हैं और वो कानूनी मसाइल हैं, इनके ऊपर मैं समझता हूँ कि FIA जब तहकीक करेगी तो ये चीज़ें बड़ी क्लियर कट ये चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाएंगी। तो ये इतना आसान मामला नहीं है कि इसमें गैर मुनासिब, तो चले वो एक अलहदा डिबेट है कि जो बंदा हमें कहता था कि आखिरत में पूछा जाएगा, मदीना की रियासत में जहाद कर रहा हूँ, जो जर्नलिस्ट को लफाफा कहता है, जो इलेक्शन कमीशन को कहता है ये बिकाऊ माल है, जो पूरे हर बंदे के ऊपर जो है वो उंगली और इल्जामात उठाता है, लेकिन वो कहता है मैं बहुत अच्छा हूँ। आज जब ये मामलात सामने आएंगे तो उनका, और देखिए इसमें एक और एस्पेक्ट मैं समझता हूँ बड़ा अहम है। देखिए 35 पंक्चर की जब स्टोरी आई तो तब इमरान खान ने हंस के कहा कि ये तो एक सियासी बयान था, और फिर ये भी बातें आई कि नजम सेठी को उन्होंने अटैक किया क्योंकि वो उनकी ऊपर तनकीद करते थे, तो उन्होंने उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की। तो ये जो उस बंदे के ऊपर उमर फारूक के कैरेक्टर को असैसिनेट कर रहे हैं या कह रहे हैं वो फ्रॉडिया था, तो फिर उनके जो वजीर हैं जब वो दुबई जाते हैं ऑफिशियल पोजीशन के अंदर, तो वो वजीरों के साथ भी खड़ा है उमर फारूक, तो तब वो फ्रॉडिया नहीं था। मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर हाउस पे एक मीटिंग की तस्वीरें भी चल रही हैं। बिल्कुल, तब वो फ्रॉडिया नहीं था। ठीक है, तब वो मौजब आदमी था। आप इलेक्शन कमीशन की बात की, कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। कंवर दिलशाद साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा कंवर साहब, ये जरा मुझे बताइएगा, हम गुफ्तगू कर रहे हैं जो घड़ी का चर्चा है और उमर फारूक ज़हूर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने $2 मिलियन की वो खरीदी है। तोशा खाना केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का यूनानिमस फैसला था और उसमें खान साहब को नाअहल करार दिया और वो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला गया है।
मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ करप्ट प्रैक्टिसेस। तो सर ये जो तोशाखाना से जो तहाइफ लिए थे, आप चूंकि इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी रह चुके हैं, उसी बिना पर ये करप्ट प्रैक्टिसेस के जुमरे में आ रहा था खान साहब की ट्रांजैक्शन, जिसकी वजह से उन्हें नाअहल करार दिया गया था, और ऑब्वियसली घड़ी शामिल होगी उसमें। इमरान खान साहब ने कानूनी तौर पर वो जंग हार चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको करप्ट प्रैक्टिस के तहत उनके खिलाफ फौजदारी का मुकदमा डिस्ट्रिक्ट सेशन जज इस्लामाबाद ने उन्हें दाखिल करवा दिया है। और उसके साथ साथ उन्हें ये जो उनके साथ जो रिपोर्ट गई है, वो रिपोर्ट जैसे अब ये तो अब बाद में बातें आई ना सामने, आज या कल आई है कि जैसे कि बताया जाए कि उमर फारूक ने कहा कि जी मुझे फराह खान ने अपनी घड़ी जो है वो मुझे बेचने के लिए दी, और मैंने कोई उनको वो अपने पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से 35 करोड़ रुपया या 20 लाख डॉलर तो दिए हैं और कैश में दिए हैं। ये बातें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने पहले ही उस फैसले के अंदर लिख चुका है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से पूछा था कि आप हमें ये बताएं कि इनकी जो पैसा आया बाहर से ने घड़ी बेची या सामान बेचा, तोहफे बेचे, तो पैसा किस रास्ते से आया और कौन सा रास्ता अख्तियार किया, हुंडी के जरिए आया, बैंक के जरिए आया या कैश में आया। तो स्टेट बैंक ने लिखा वो कि हमारे पास कोई ऐसी इतला नहीं है, किसी बैंक के जरिए नहीं आया, और जो बैंक का इन्होंने अकाउंट दिया भी है उस बैंक में कोई अकाउंट खाली है, वेकेंट है। तो वो सारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा ये सवालनामे जो आप कर रहे हैं हमारे दोस्तों के साथ बैठे हुए, वो सारे सवालनामे इलेक्शन पाकिस्तान ने कैबिनेट सेक्रेटरी से पूछा। कैबिनेट सेक्रेटरी ने मुकम्मल उनको फहरिस्त पेश की कि जनाब यहाँ तोशा खान से ये सारा सामान निकल गया और यहाँ उनमें लेकिन जो कोई बात नहीं, उन्होंने पैसे दिए 15%, 20% जो भी रेट है उसका तोशा खान का, लेकिन जो जुर्म हो गया है वो ये हुआ कि जो इन्होंने अपने सालाना असास से जो जमा कराने पड़ते हैं सेक्शन 137 के तहत, जो हमारा इलेक्शन एक्ट है 2017, उसमें सालाना जमा कराने पड़ते हैं, उसमें जिक्र नहीं है। अच्छा, उसके उन्होंने 2018 तो 19 में कोई जिक्र नहीं है कि जितने मैंने 37 का 50 का 40 करोड़ का जो भी मैंने सामान बेचा फरोख्त किया 5 करोड़ 6 करोड़, उसमें जिक्र नहीं है। असल जुर्म वो है, यानी हकायक छुपाना जुर्म है कि आपने जितना मर्जी आप तजाद करें लेकिन अपने एहसासों में उसका जिक्र करना लाजमी होता है, वो नहीं किया। जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से पूछा तो उन्होंने भी कहा जी हाँ सारा पैसा तो आया, हमें तो कोई पता नहीं चला ये कहाँ से आया, दुबई में बेचा, ये साबित हो गया। आज जो सबसे बड़ा अहम मसला जिसमें इमरान खान साहब ने कहा है कि जी मैं उमर फारूक के खिलाफ भी और शाहजेब जो है एंकर जियो के, उनके खिलाफ भी मुकदमा दायर करूंगा। ठीक है, अब मुकदमा दायर करने की बात ये करेंगे नहीं, मुकदमा दायर तो हुकूमत भी मुकदमे दायर नहीं करती, वही मुकदमे दायर नहीं करेगी, वो मुकदमा दायर नहीं करेंगे, इसे बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा कि ये जो आपकी इतनी कीमती घड़ी जो है 1.5 अरब 70 करोड़ का इतना सामान कीमती घड़ी जो है वो पाकिस्तान से दुबई कैसे गई। अब उमर फारूक को कहते हैं जी मेरे पास घड़ी मौजूद है। अब उमर फारूक को तो पाकिस्तान बुलाया जाएगा, सेशन जज बुलाएंगे, तलब करेंगे उनको, अगर नहीं आते तो कोई नहीं, एम्बेसी के जरिए अपना वीडियो के जरिए अपना पैगाम दे देंगे। अब वो ये बता दे घड़ी मेरे पास है, तो वो घड़ी मेरे पास बता देगा कि ये सबूत है घड़ी मेरे पास मौजूद है, तो फिर हुकूमत पूछेगी, सेशन जज पूछेगा कि ये पाकिस्तान से कैसे गई, तो मनी लॉन्ड्रिंग हो गई या स्मगलिंग हो गई। तो स्मगलिंग में तो ज़ाहिर है फराग गिरफ्तार होगी कि भी तुमने ये चोरी की है, प्राइम मिनिस्टर हाउस से तोशा खान चोरी करके तुम दुबई पहुंचे हो, वो तो ये कहेगा ना, इमरान खान का नाम तो नहीं आता। वो तो खान साहब ने सर ले ली थी ना, तो जब गिरफ्तार किया जाएगा कि तुमने ये चोरी करके ये जो है ये सामान जो है ये कंवर साहब कतकलामी के लिए माजर कंवर साहब मैं अर्ज करवाता हूं, नहीं मैं अर्ज करता हूँ, मैं हैरानगी की बात है कि जो इमरान खान के जो एडवाइजर हैं या तर्जमानों को तर्जमानी करने की क्या जरूरत है। वो कहे फरा जाने और उमर फारूक जाने, हमें नहीं पता ये फरा खान जो है ये जाली गाड़ी लेकर गई है या असली लेकर गई है, ये उससे आप पूछ लें, आप उसकी सफाई देना, डिफेंड करना कि सर आपका नुक्ता आ गया। मैं जरा मेरे साथ रहेगा जस्टिस शाह खावर साहब, सर आप इस हवाले से क्या कहेंगे जो ये पूरा हमें एक बताया है, आपने सुना सारा कमर लिशाद साहब ने, सर योर टेक ऑन इट। देखिए बात ये है कि जहां तक तो इलेक्शन लॉज का ताल्लुक है वो उसमें तो वाकई बड़ा क्लियर है कि आपने जो भी
कोई भी मेंबर पार्लियामेंट है या सूबाई असेंबली का मेंबर है, उसने हर साल 31 दिसंबर से पहले अपना आमदन और अपना जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है उसका एक गोशवारा जमा कराना पड़ता है। ठीक। तो अगर उसमें कोई गलत बयानी हो जाए या कोई मिस डिक्लेरेशन हो या नॉन डिक्लेरेशन हो, तो उसमें जो करप्ट प्रैक्टिसेस की जो डेफिनेशन है इलेक्शन एक्ट 2017, उसमें एक करप्ट प्रैक्टिस की किस्म ये भी है कि वो जो आपने सालाना गोशवारा जमा कराना है अपने आमदन और अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का, तो उसमें गलत बयानी साबित हो जाए तो वो इलेक्शन कमीशन उसको करप्ट प्रैक्टिस डिक्लेयर करके तो उसको सेशन कोर्ट में ट्रायल के लिए भेज सकता है। ये तो बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इस पूरे ओवरऑल जो ये स्कैंडल सामने आया है, आप इसमें एक तरफ दावा है, एक तरफ खरीदार भी है, दूसरी तरफ उससे बिल्कुल इनकार है। जो फरा बीबी हैं वो उनका मौक़िफ़ भी आ गया कि मैं उनको नहीं जानती, उनके शौहर का भी आ गया। तो ये एक मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। तो ये तब ही डिसाइड हो सकता है कि अगर कोई फोरम जो है ये इसकी तहकीक करे, अगर इसमें कोई ऐसा कानून जो है कोई सामने आता है जिसमें कोई कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, तो उसमें यकीनन FIA ये जो कह रहे हैं सर कतकली माजरत कंवर दिलशाद साहब जो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने फौजदारी मुकदमा दायर किया है सेशन कोर्ट में, वो फिर किस पर्सपेक्टिव में सर ये फौजदारी मुकदमा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी जो हालिया जो एक फैसला आया है तोशाखाना का जी इमरान खान साहब के अगेंस्ट, जिसको आगे उन्होंने चैलेंज भी किया हुआ है, जी जी, और उसमें मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि किसी के खिलाफ भी, किसी मेंबर पार्लियामेंट के खिलाफ अगर ये चीज साबित हो जाए, इलेक्शन कमीशन के नॉलेज में आ जाए कि उन्होंने करप्ट प्रैक्टिस का इर्तिकाब किया है, जैसे कि फिर वो उनके खिलाफ अगर स्पीकर नेशनल असेंबली या सेनेट के चेयरमैन जो है एक रेफरेंस भेज देते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो वो उसकी तहकीक करने के बाद ये देख सकता है कि क्या किसी ने करप्ट प्रैक्टिस का इर्तिकाब किया है या नहीं। ठीक। अगर वो इस नतीजे पर पहुंचे, वो अपना ओपिनियन फॉर्म कर लें कि किसी मेंबर पार्लियामेंट ने करप्ट प्रैक्टिस की है, वो ये भी हो सकती है कि उन्होंने अपने आमदन के गोशवारे में जो है मिस डिक्लेरेशन किया है, तो वो यकीनन उसकी कॉग्निजेंस लेकर उसी कानून के तहत वो फिर सेशन कोर्ट में करप्ट प्रैक्टिसेस के इल्जाम में किसी का भी जो है वो क्रिमिनल ट्रायल करवा सकता है। तो ये इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। ठीक, मैं समझ गया। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, अब ये बताइएगा मुझे कि ये तो एक इशू आपका है, आप मेरे साथ ही रह गए, कंवर साहब भी और जस्टिस शाह खावर साहब भी। एहसान साहब मुझे आप ये बताइएगा, ये तो एक साइड है, ज़ाहिर बात है एक पॉलिटिक्स है, और खान साहब जो हैं क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर साहब के कोऑर्डिनेटर भी हैं इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स, ये बात तोशा खाना की भी चल रही है। इसके अलावा फॉरेन फंडिंग केस के भी मामलात हैं, दीगर और भी इश्यूज़ हैं। साथ में एक वो लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद की तरफ भी आ रहे हैं, और उन्होंने आज ऐलान किया है कि एक आध दिन में वो पिंडी आने का भी ऐलान कर देंगे। तो ये जो सारी सूरत हाल बन रही है, ये मुल्क की इकॉनमी के लिए, इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए कितनी ज़हर कातिल है? ये सारी सूरत हाल बन ही इसलिए रही है क्योंकि इमरान खान साहब को ख़तरा है कि कहीं जिस तरीके से वो बेनकाब हो रहे हैं वो बेनकाब ना हो जाए और उनका पर्दाफाश ना हो जाए। यही जल्दी है उनको। जल्दी किस चीज़ की थी कि मेरा जो ये आलमी साजिश का बयानिया है, इसके होते ताज़ा होते होते इलेक्शन हो जाए। तोशा खाना की बात आई, फॉरेन फंडिंग की बात है, यही जल्दी थी कि कहीं मैं ना अहल ना हो जाऊं, उससे पहले पहले इलेक्शन हो जाए। इसके अलावा कोई और जल्दी नहीं थी। और ये देखें, अभी भी उनको खतरा है। वो कहते हैं, कल उन्होंने कहा आर्मी चीफ के तैनाती के वाले से कि नवाज शरीफ साहब ऐसे बंदे को लाएंगे जो मुझे नायल करवा देंगे। मैं कहता हूं, मैं फिदा हूं इनके प्रोपेगेंडा पे। इनसे अच्छा बड़ा प्रोपेगेंडा कर ही नहीं सकता, क्योंकि इनको पता है नाअहल वो होने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने आर्मी चीफ को रगड़ दे दिया। हाँ। उसको उनको अंदर डाल दिया कि नाअहल तो मैंने होना है। मैं तो पहले कह दिया था कि आर्मी चीफ जो है वो इसलिए ये लगा रहे हैं कि मैं नाअहल हो जाऊंगा, और फिर कहेंगे मैंने देखा, बताया था पहले, इस तारीख को मैंने बताया था कि मुझे नाअहल कर देंगे और ये मामला है। तो ये इस तरह का प्रोपेगेंडा तो इमरान खान की पूरी तारीख इसी प्रोपेगेंडा से बड़ी है। देखिए, मैं दो चीजें इधर मैं ऐड ऑन करना चाहता हूं कि नौयत किस तरह, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसकी नौयत कैसे तब्दील होगी। ये फैसला तो इस तरीके से आया कि जो उसकी घड़ी की जो इवैल्यूएशन हुई थी वो उसके मुताबिक करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व थे। अब तो ये पता चला है कि घड़ी की जो इवैल्यूएशन है वो तो कोई 15 गुना कम थी
जी जी। इसका मतलब है कि ये जो 35 करोड़ का, अब तो 35 करोड़ का मामला है कि वो कहाँ गया, वो कैसे मनी लॉन्डर हुआ, उसकी आमदन कहाँ, अब तो वो ये कैसे पाकिस्तान आया। अब तो इसकी नौयत ही तब्दील हो गई। और इसी वजह से हमने कहा है कि FIA इस पे तहकीक करेगी और प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट होगा ताकि हकायक जो हैं वो सामने। एक और पॉइंट देखिए, इमरान खान साहब कहते हैं और पूरी PTI क्लेम करी कि हमने तो 50% कर दिया था कि तोशा खाना से जो तोहफे हैं वो 50% पे वो हम करेंगे, लेकिन हकायक क्या बताते हैं कि उन्होंने एक तोहफा भी 50% पे नहीं खरीदा, सारे तोहफे उन्होंने 20% पे खरीदे पिछले कानून के तहत। और फिर अब वो क्लेम करते हैं जी हमने तो 50% कानून कर दिया, और इसमें एडिशन ये कर लें कि जो इवैल्यूएशन है उसको मैनिपुलेट कर दिया, तो वो 50% को भी 5% करके तोहफे खरीद लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब ये ऐड ऑन होंगी, जो आपने बात की, देखें मईशत जो है वो दुनिया के अंदर एक रिसेशन वाला माहौल चल रहा है, हालात ख़राब हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो मईशत को इम्पैक्ट करती है। और इमरान खान साहब इस चीज़ को दोहराते हैं बार बार कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब तक होगी तब तक जो है वो मईशत नहीं चलेगी, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी वही फैलाए बैठे। उन्होंने गैर यकीनी जैसी सूरत हाल फैलाई हुई है, और किस बुनियाद पर फैलाई हुई है? आलमी साजिश जिसका भांडा फूट गया। नहीं, अब तो फाइनेंशियल टाइम्स को उन्होंने कहा है कि इट इज बिहाइंड मी। उन्होंने ये कहा है कि जी आई डोंट ब्लेम अमेरिका फॉर दिस कंस्पिरेसी, यानी कि मैं अमेरिका को ब्लेम ही नहीं करता, मैं उसको मुर्दे जुर्म ही नहीं ठहराता कि उन्होंने साजिश की है, माजी का हिस्सा करार दिया। तो अब उसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये जानते हुए वो जानते हैं कि इस्तेहकाम नहीं आएगा, तो एजेंडा आप उनका समझ लें, यही उनका एजेंडा। शाह खवार साहब, कितने सर ये लीगली मामलात खान साहब के लिए कॉम्प्लिकेट होते जा रहे हैं? क्योंकि नाअहलियत की वो खुद बात करते हैं कि जी उन पर अनफॉर्चुनेटली कातलाना हमला हुआ, उन्होंने कहा मुझे एलिमिनेट करने की कोशिश की गई, अल्लाह ने खैरियत रखी, वो हयात हैं और अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अब वो कहते हैं कि मुझे पॉलिटिकली टेक्निकली नॉकआउट कर दिया जाएगा। तोशा खाना में तो नाअहलियत हुई है, लेकिन वो तो गालिबन चूँकि उसके बाद, इस फैसले के बाद कुरम ज़िला में इलेक्शन हुआ था और उन्होंने पार्टिसिपेट किया और वो जीत भी गए खान साहब। इसका ये मतलब था कि वो गालिबन NA-95 मियाँ वाली से नाअहलियत उनकी हुई थी, उसको चैलेंज भी किया हुआ है, मामला कोर्ट में भी है। लेकिन आप समझते हैं कि खान साहब को एक इमिनेंट डेंजर है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, कीपिंग इन व्यू जो लेटेस्ट रेवोल्यूशंस हो रहे हैं घड़ी के हवाले से और दीगर फॉरेन फंडिंग केस में? जी बिल्कुल, ये बात तो हकीकत है कि जो इमरान खान साहब हैं इस वक्त सियासी और कानूनी दोनों लिहाज से जो है वो खासी मुश्किल का शिकार है। अच्छा। और उन्होंने जो एक दो तीन नैरेटिव भी थे वो भी उन्होंने बड़े फैलाए और वो के फॉलोअर्स ने उसको जो है वो बाय भी किया, लेकिन बाद में वो उससे जो है वो उससे पीछे भी हट गए। तो यकीनन वो मुश्किलात का शिकार तो हैं। और ये जो अभी इन पे अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट हुआ वजीराबाद वाला जी, उससे भी जाहिर है कि उनकी जो पॉलिटिकल एक जो स्ट्रगल चल रही थी या उनका एक टारगेट था कि वो एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद लेकर आएंगे, वो भी तातुल का शिकार हो गया। अब उनकी सेकंड लाइन लीडरशिप जो है वो यकीनन उसको 20 मील्स में जो है वो जारी रखे हुए। और सर वो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट में जो खिलाफ सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब की दरखास्त है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है कल, लॉन्ग मार्च के खिलाफ। जी मैं वैसे मैं सैयद अनवारुल हसन साहब, मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि हमारी आला अदलिया को जो है ये पॉलिटिकल नोयत की चीजों में अपने आप को इंडल्ज नहीं करना चाहिए। वो बिल्कुल खान साहब ने तो कल कहा कि सारी नजरें ही चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट पे मरकूज हैं, चाहे आजम स्वाति साहब सेंटर साहब का केस हो, अरशद शरीफ साहब का केस हो, खान साहब कातलाना हमले का मामला हो। देखिए मैं ये कहता हूँ, देखिए सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट्स को अपना काम करने दें। लोगों के बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे केसेस जो है वो ज़ेरे इल्तवा हैं, और वो अगर इस तरह का उनको आप अगर बर्डन करेंगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो हैं वो सियासी नोयत के मुकदमात में अगर कोई डेक्लरेटरी फैसला करेंगे तो एक फरीक उसके हक में होगा, एक मुखालफत में होगा। तो मेरा ख्याल है कि उनको इन कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ना चाहिए। ये एग्जीक्यूटिव को छोड़ देना चाहिए उन पर कि आप अपने तौर पर इन पॉलिटिकल पार्टीज के मामलात को अपने जो है आइन और कानून के मुताबिक उसको देखें। सर मैं चाहूंगा जी बात मुकम्मल कीजिएगा। जी आप फरमाइए। जी आप। जी मैं कहता कंवर साहब को भी मैं इस नुक्ता पे लाना चाहता। कंवर निशा साहब, सर ये मुझे बताएगा, इलेक्शन कमीशन ने 2 फैसले किए हैं, फॉरेन फंडिंग का और तोशा खाना का। ज़ाहिर बात है वो मामलात जो हैं वो जो कानून है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, लेकिन खान साहब बड़ी शदीद तनकीद करते हैं इलेक्शन कमीशन पे, बिलखसूस
ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब पे, और वो तो इलेक्शन कमीशन के इदारे को बिल्कुल वो कहते हैं कि उनके बकौल क्रेडिबिलिटी नहीं है और कोई इनके फैसलों को की कबूलियत नहीं है। क्या वजह है कि खान साहब, ज़ाहिर बात है जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे उनकी और लीडर ऑफ द अपोजिशन की आइन के तहत रजामंदी के तहत लगाए गए थे, वो बड़े शदीद मुखालिफ हैं इस इदारे के इस वक्त और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के, और वो कहते हैं कोई उन्हें भले की उम्मीद नहीं है मौजूदा सेटअप से, इलेक्शन कमीशन से। जनाब बड़ा अच्छा पैनल आप रखा हुआ है और बड़ी खुशी की बात है कि जनाब जस्टिस शाह खबर साहब मौजूद हैं। तो जस्टिस शाह खबर साहब ने ये बड़ा केस लड़ा है फॉरेन फंडिंग केस के बारे में। ये इसकी सारी रूह को समझते हैं, इसकी प्रस को समझते हैं और बड़ी हकीकत पसंदाना बात करते हैं। हमेशा इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान के सामने पेश हुए, बड़े दलाइल के साथ बातें की। बात यह है कि ये मामला जो है वो तो इलेक्शन पाकिस्तान ने इसके बारे में फैसला दे दिया है, ममनुआ फंडिंग के बारे में उनका फैसला आ चुका है और उसी फैसले की रोशनी में FIA इंक्वायरी कर रही है और FIA ने उनको इमरान खान की गिरफ्तारी का भी उन्होंने नोटिस जारी किया हुआ था और बाकी भी चंद लोगों को गिरफ्तार करना था, लेकिन उस पर उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से, मुख्तलिफ हाई कोर्ट से, पेशावर हाई कोर्ट से उन्होंने स्टे ले रखा है जी। अब ये जब भी कभी आप भी देख रहे हैं फॉरेन फंडिंग केस 8 साल तक चलता रहा और इलेक्शन कमीशन तनकीद का निशाना बनता रहा। अभी क्यों देर किया? तो शाह खबर साहब को पता है कि जनाब वो कोई तकरीबन 4.5-5 साल तो स्टे लेते रहे, केस चलने नहीं दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3.5 साल तक स्टे होता रहा। तो अब भी जब गिरफ्तारी हो रही है FIA के जरिए तो जमानत करवा रही है। खुद इमरान खान साहब ने भी 30 नवंबर तक FIA की गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जमानत करवाई हुई है। इसी तरह इनके 10-12 और भी इनकी बड़ी बड़ी अहम शख्सियात है, उन्होंने भी स्टे लिया हुआ है और इसी तरह से इनका केस बहुत सीरियस है, वो FIA कर रही है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपना काम कर दिया, फैसला उनके हवाले कर दिया। उनको पास इख्तियारात हैं आर्टिकल 220 के तहत भी और सेक्शन हमारा 212 के तहत भी, वो सारा FIA में चला गया। अब बाकी रह गया सबसे बड़ा केस तोशा खान का। एक बहुत बड़ा आईनी इदारे का सरबराह स्पीकर कौमी असेंबली, उसने रेफरेंस भेजा आर्टिकल 63(1) के तहत और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उसी रोशनी में अपना जजमेंट दी, फैसला दिया तमाम इदारों से पूछ-कुछ करने के बाद, और वो अब डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को फौजदारी का भेज दिया, साबित कर दिया कि हमारे नुक्ता नजर से ये बदअनुमानी के मुजरम साबित हुए हैं, यानी इमरान खान के बारे में। और उसके बाद आर्टिकल 63(1) के तहत उनको नाअहल भी करार दे दिया। तो अब ये डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने क्या देखना है? रिकॉर्ड देखना है, सजा दे रही है। सजा देने के इख्तियार सेशन जज के पास है, वो 3 साल की सजा दे सकता है। तो 3 साल जब सजा देगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना काम कर दिया। आपने ठीक किया सर। वक्त मेरा खत्म हो जा रहा है। कमल दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। जस्टिस रिटायर्ड शाह खबर साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। राना अफजल साहब, राना एहसान अफजल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायरा साहब ने व्यूअर्स ज्वाइन किया। गुफ्तगू का टेक अवे यही लग रहा है कि इमरान खान साहब के लिए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए जो सियासी और बिलखसूस कानूनी मामलात हैं वो पेचीदा होते जा रहे हैं। अब ये घड़ी का मामला है, देखें आने वाले दिनों में इस पर हुकूमत क्या पॉलिसी इख्तियार करके मामलात को आगे कैसे बढ़ाया जाता है, और खान साहब क्या कोई अदालत जाएंगे जो उन्होंने दावा किया है, क्योंकि बहुत से लोगों के कहना है कि लंदन और दुबई में वो दावा करने जा रहे हैं, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट हुआ था और पाकिस्तान में भी। वेदर ही विल वॉक द टॉक, वी विल वेट एंड सी। कल तक लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।